हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको जानेंगे। फर्स्ट कीवर्ड इज एक्रेलिक। व्हाट इज एक्रेलिक? Acrylic is a synthetic fiber. Acrylic fiber appears to resemble wool and is used to make sweaters, shawls and blankets. Acrylic क्या है? देखिए, सिंथेटिक फाइबर का चैप्टर है हमारा और एक्रेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ओके, और ये कैसा देखने में लगता है? ये जो हमारी वूल होती है जिससे हम स्वेटर्स बनाते हैं उसकी तरह देखने में लगता है, और हम इस सिंथेटिक फाइबर से भी स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क इज अ man-made fiber obtained by chemical treatment of wood pulp. Artificial silk is also called rayon. देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये कैसा होगा देखने में फाइबर। ये हमारे सिल्क की तरह देखने में है। ओके, और ये क्या है कि मैन मेड फाइबर है। ये हम कोकून से नहीं ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हम कुछ वुड्स होती हैं, लकड़ियां होती हैं, उनका केमिकल ट्रीटमेंट करके हम इस तरीके का सिल्क फाइबर बना रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेयान भी बोलते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। Next, nylon. What is nylon? Nylon is a synthetic fiber. It was the first fully synthetic fiber made from coal, water and air. नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो, जैसे हम आर्टिफिशियल सिल्क की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम वुड पल्प का यूज कर रहे हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? वो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, और इसमें भी हम वुड का यूज कर रहे थे आर्टिफिशियल सिल्क में। तो नायलॉन ऐसा पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कोल, वाटर और एयर से मिला करके बनाया गया। ओके, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, और ये जो है इसमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। नायलॉन का हमारे डेली उसमें बहुत यूज है नायलॉन फाइबर का। ओके, प्लास्टिक। Plastic is a synthetic material. It is also a polymer like synthetic fiber. प्लास्टिक क्या है? ये भी एक सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक मटेरियल मीन्स हम इसको सिंथेसाइज करके बना रहे हैं, ये नेचुरली नहीं मिल रहा है हमको। और ये भी जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। उसी तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? आगे एक कीवर्ड आएगा पॉलीमर, तब हम आपको समझाएंगे। प्लास्टिक इज easily moldable, can be shaped in any form, can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets और made into wires. प्लास्टिक की बहुत सारी खूबियां हैं। इसको आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। मीन्स आज की डेट में आप देखते होंगे कि प्लास्टिक कितनी ज्यादा हर जगह आपको कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्ट्स प्लास्टिक के ही मिलते हैं। Next, polyester. What is polyester? Polyester is a synthetic fiber used for making dress material. Polyester does not get wrinkled easily, remains crisp and is easy to wash. पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये बहुत सारी ड्रेस मटेरियल्स बनाने में यूज होता है। पॉलिस्टर की खूबी क्या है? इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती हैं, आयरन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, रिमेन क्रिस्प बना रहता है और वॉश करने में भी इजी है, बहुत ही इजीली वॉश हो जाता है, लाइट वेट होता है। ओके, तो ये सब पॉलिस्टर की खूबियां हैं। नेक्स्ट, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर is a large single unit of a combination of many small single units. ये इसकी डेफिनेशन है। अभी हम इसको समझाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी किसी भी चीज की एक स्मॉल यूनिट होगी। ओके, जैसे आपके चैप्टर रीडिंग में भी आपने देखा होगा कि उसमें क्या हुआ, एक बीड्स की जो है माला बनाई हुई थी। वो बीड्स क्या है? वो स्मॉल यूनिट्स हैं। अब ये सारी सिंगल स्मॉल यूनिट्स मिल करके जब एक यूनिट कोई चीज बना रही, ओके, तब ये सिंगल यूनिट इन छोटी स्मॉल यूनिट्स के मिलने से जो एक सिंगल यूनिट क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। जिस तरीके से हमने वो आपका
ये चैप्टर में देखा था क्या था, एक बीड्स की माला थी। वो क्या थी, बीड्स क्या है, वो सिंगल स्मॉल यूनिट्स हैं और उनसे जो कॉम्बिनेशन होके वो माला बन रही है उसको हम पॉलीमर बोल सकते हैं। ओके, इसको हमने एग्जाम्पल समझने के लिए यूज किया है। नेक्स्ट, पॉलीथीन। Polythene is an example of a thermoplastic. It is used for making commonly used polythene bags. पॉलीथीन क्या है? ये एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक भी दो कैटेगरी की थी, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में अभी और पता चलेगा आपको। तो पॉलीथीन क्या है? वो एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक को जो है हम इजिली रीयूज कर सकते हैं और उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये कहाँ ज़्यादा यूज़ होता है? जो हमारे पॉलीथीन बैग्स हैं, आप डेली देखते होंगे कि पॉलीथीन बैग्स जो यूज़ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीथीन। नेक्स्ट, रेयॉन। रेयॉन क्या है? आपने देखा होगा, अभी हमने जो आर्टिफिशियल सिल्क का कीवर्ड्स पढ़ा था, सेम वही कीवर्ड है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि रेयॉन इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। रेयॉन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। जब आर्टिफिशियल सिल्क की बात करें तब हमने क्या कहा था कि आर्टिफिशियल सिल्क इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। आर्टिफिशियल सिल्क इज आल्सो कॉल्ड रेयॉन। तो ये क्या है, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क एक ही चीजें हैं। आर्टिफिशियल सिल्क को ही हम रेयन बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स चैप्टर ही हमारा सिंथेटिक फाइबर्स का है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर हैं जो ह्यूमंस ने बनाए, जो नेचुरली हमको नहीं मिल रहे थे किसी प्लांट या एनिमल से। हमने उनको अपनी लैब में सिंथेसाइज किया या डिस्कवर किया। ओके, तो सिंथेसिस फाइबर्स के, सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जांपल हैं रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। नेक्स्ट, टेरिलिन। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन इज अ पॉलिस्टर फाइबर। इट डज नॉट गेट wrinkled easily, remains crisp and easy to wash। जो हमने पॉलिस्टर की कीवर्ड्स पढ़ा था, सेम उसी पे है। क्यों? क्योंकि टेरिलिन भी एक पॉलिस्टर ही है। ओके, पॉलिस्टर फाइबर ही है। तो टेरिलिन क्या है? वो भी जल्दी ही उसमें सिलवटें नहीं पड़ती, रिंकल नहीं पड़ते हैं, आपको आयरनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी टू वॉश है, रिमेन क्रिस्प है। ओके, नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स दैट कैन बी बेंट इजीली एंड डिफॉर्म ड्यूरिंग हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। जिन प्लास्टिक्स को हम इजीली बेंड कर सकते हैं, हीट जब करेंगे तो वो मेल्ट होने लगे, डिफॉर्म होने लगे, वो थर्मोप्लास्टिक्स कहलाती हैं। जैसे हमारी पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स हैं। इसके बाद क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या है? प्लास्टिक्स दैट आर मोल्डेड वंस एंड कैन नॉट बी softened अगेन बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एक बार जिस प्लास्टिक को मोल्ड करके हमने जो भी प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको दोबारा हीट करके हम सॉफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऐसी प्लास्टिक्स जो हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट, मेलामाइन। बैकेलाइट का हमारा बहुत यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनते हैं उनमें बैकेलाइट यूज होता है, ताकि वो हीट होकर के मेल्ट ना हो। कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक बोलते हैं, तो ऐसा क्यों है? Some fibers are prepared by human being using chemicals। कुछ फाइबर्स ऐसे हैं, या आज की डेट में हम कहें तो हमारे मोस्टली फाइबर्स क्या हैं, वो सिंथेटिक हैं, जिनको हमने खुद बनाया है केमिकल्स की हेल्प से। तो ये सारे फाइबर्स क्या हैं? as these fibers are not obtained directly from natural resources like plants and animals, so these fibers called synthetic fibers। अब क्योंकि ये फाइबर्स ऐसे हैं जिनको हमने सिंथेसाइज किया है, अपने प्लांट, अपनी लेबोरेटरी में इनको डेवलप किया है। ओके, तो ये डायरेक्टली प्लांट से या एनिमल से हम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। जो हम पॉलीमर की बात करते हैं, मीन्स सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर्स हैं। ये एक चेन है, छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर हैं, ज्वाइंट होकर के एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। Some example of synthetic fibers are rayon, nylon, polyester, acrylic,
एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? रेयान है। रेयान क्या है? हमारा आर्टिफिशियल सिल्क है। नायलॉन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट वेट है। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर के ड्रेस मटेरियल्स बनते हैं, रिंकल नहीं पड़ते हैं। एक्रेलिक है, जो वूल की तरह दिखता है, उससे स्वेटर्स और शॉल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance, it is obtained from wood pulp, its fiber can also be woven like those of natural fibers. It has a silk-like appearance. ये सिल्क की तरह दिख रहा है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर से कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं है। सिंथेटिक फाइबर है रेयन, बट क्या उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है? वो डिफरेंस ये है कि सिंथेटिक फाइबर होने के बाद भी वो वुड पल्प से बनाया गया है। मीन्स हमने प्लांट का सोर्स यूज किया है। ओके, डायरेक्टली प्लांट का ऐसा फाइबर नहीं है। डायरेक्टली जैसे कॉटन है, कॉटन प्लांट फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। और ये क्या है? ये वुड पल्प्स को हम उसको सिंथेसाइज करके बना रहे हैं, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर भी है, बट इसका सोर्स क्या है? प्लांट है। ओके। Question number 3, fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called artificial और man-made fibers. Synthetic fibers को हम artificial fibers या man-made fibers भी बोलते हैं। Synthetic fibers are synthesized from raw materials called petrochemicals. जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स किसके सिंथेसाइज से बनते हैं? जो रॉ मटेरियल उसका क्या है? दैट इज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल को सिंथेसाइज करके हम सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक इज ऑल्सो है। अब देखिए, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या कॉमन है? वो भी एक पॉलीमर है। सिंथेटिक फाइबर्स भी एक पॉलीमर है और प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। Question number 4. Give examples which indicate that nylon fibers are very strong. अब हम बोल रहे हैं नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ उसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे आपको। A nylon thread is stronger than a steel wire. मीन्स अगर सेम थिकनेस का, सेम लेंथ का एक स्टील वायर आप ले लें और एक नायलॉन के वायर ले लें या नायलॉन की थ्रेड ले लें, नायलॉन का धागा ले लें, तो नायलॉन का जो धागा है वो एक स्टील वायर से भी ज्यादा मजबूत है। ओके, अब ये इतना मजबूत है, ये कैसे आपको पता चल रहा है? रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बन रही हैं, नायलॉन की बन रही हैं। पैराशूट्स नायलॉन के बन रहे हैं, टेंट नायलॉन के बन रहे हैं, कार की सीट बेल्ट्स वगैरह ये सब क्या है? नायलॉन की बन रही हैं। These are some examples that shows that nylon fiber are very strong. अब ये सब चीजें देखिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप यूज कर रहे हैं, उस पे कितना वेट आ रहा है, आप उसको इतनी हार्श कंडीशंस पे यूज कर रहे हैं। पैराशूट है, कितना सारा हार्श कंडीशन झेल रहा है, उसके बाद भी हम वहाँ नायलॉन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। हम लोग आजकल देखते होंगे घर में आप कोई भी फूड स्टोर करते हैं, आपके किचन में देखेंगे जाके तो बहुत ज्यादा क्या है? प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। तो ऐसा क्यों है? प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उनको याद कर लीजिए। लाइट वेट हैं, लोअर प्राइस हैं, सस्ते हैं, हैव गुड स्ट्रेंथ, उनमें स्ट्रेंथ अच्छी है, एंड आर इजी टू हैंडल, और कैरी करने में, हैंडल करने में इजी हैं। क्या हो रहा है? प्लास्टिक के कंटेनर्स हल्के भी हैं, प्राइस भी उनका सही है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, कैरी करना आसान है, हैंडल करना। सो ऑल्सो वी कैन कीप आवर फूड एयर टाइट इन प्लास्टिक कंटेनर्स। देखिए, बहुत सारे जो एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं वो क्या है? प्लास्टिक कंटेनर्स ही हैं। और हम अपने फूड आइटम्स को एयर टाइट क्यों रखते हैं? ताकि वो स्पॉयल ना हो, खराब ना हो। ओके, यही सब रीजंस हैं। These are the reasons that plastic containers are favored for storing food. इन्हीं सब की वजह से हम प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करते हैं फूड स्टोर करने में। इसके अलावा और क्या है? देखें, आपने देखा होंगे क्या है? प्लास्टिक कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। आपको क्या रखा हुआ है फूड आइटम वो दिखाई दे रहा है। किचन में बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं, अब आपको सारे कंटेनर्स का ढक्कन खोल के नहीं देखना पड़ रहा कि उसके अंदर क्या है। ट्रांसपेरेंट है तो बाहर से ही दिख रहा है कि किसमें आपका राइस रखा हुआ है, किसमें पल्सेस हैं। ओके,
तो आप वही कंटेनर डायरेक्ट उठा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या है डिफरेंस थर्मोप्लास्टिक्स में और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में? Thermoplastics soften and deform easily on heating। क्या हो रहा है कि अगर हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करें तो वो सॉफ्टन हो जा रहा है और इजीली डिफॉर्म हो जा रहा है। और अदर हैंड क्या हो रहा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। हीटिंग में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या हैं, वो सॉफ्टन नहीं हो रही हैं। ओके, थर्मोप्लास्टिक कैन बी बेंट इजली, इनको आसानी से बेंट किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी बेंट, इनको बेंट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बेंट करेंगे तो वो टूट जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रीशेप्ड एंड रिसाइकल्ड। थर्मोप्लास्टिक्स को आप क्या कर रहे हैं, उनको बेंड कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए उनको रीशेप भी कर ले रहे हैं, रिसाइकल भी कर रहे हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रीशेप्ड, उनको रीशेप नहीं कर पाएंगे, एक बार मोल्ड हो गया जिस उसमें तो वो वापस रीशेप नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहला क्या है, सॉस पैन हैंडल्स और इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही क्यों बनाए जाते हैं, एक एक करके देखते हैं। 7 का ये सॉस पैन हैंडल्स, सॉस पैन हैंडल्स क्या है, सॉस पैन्स आर यूज्ड ऑन डायरेक्ट हीट फॉर कुकिंग फूड। क्या हो रहा है, सॉस पैन्स जो हैं उनको आप डायरेक्ट गैस स्टोव के ऊपर हीट करते हैं और उससे क्या हो रहा है कि उस हीट की वजह से उनका हैंडल भी हीट हो रहा है। अब अगर ये हैंडल हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ना बनाते तब क्या होता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म व्हाइल ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, एक तो हीट के लिए बैड कंडक्टर है, हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है और वो डिफॉर्म भी नहीं होती हीट में। हैंडल हीट हो रहा है, उसी के ऊपर आपने उस प्लास्टिक को चढ़ाया हुआ है, बट वो प्लास्टिक भी हीट हो रही है, बट वो हीट को ट्रांसफर भी नहीं कर रही और डिफॉर्म भी नहीं कर रही है। ओके, दैट इज व्हाई सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसी वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के हैंडल्स क्या, सॉरी, सॉस पैन्स के हैंडल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए जा रहे हैं। अगर ये थर्मोप्लास्टिक्स के होते तो क्या होता, जब हैंडल हीट होता, प्लास्टिक हीट होती तो वो डिफॉर्म हो जाते, वो मेल्ट हो जाती। ओके, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक प्लग्स स्विचेस प्लग बोर्ड्स, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनते हैं। क्यों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट। देखिए वहां हमने हीट की बात की थी, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट की भी बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट और हीट दोनों के ही बैड कंडक्टर हैं। ओके, इलेक्ट्रिक, अब आप कहेंगे कि थर्मोप्लास्टिक भी इलेक्ट्रिक करंट की जो है बैड कंडक्टर है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस प्लग बोर्ड्स गेट हीटेड ड्यूरिंग यूज, जब इनको यूज किया जाता है तो ये कई बार हीट होने लगते हैं। अब अगर हीट हो रहे हैं और थर्मोप्लास्टिक के बनाएंगे, वो मेल्ट हो गया तो फायर भी लग सकती है, इस वजह से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं ये सब। दैट इज व्हाई ऑल दीज आइटम्स आर मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। बहुत सारे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। कैन बी रिसाइकल्स में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड प्लास्टिक चेयर्स, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स हैं। कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, कौन सी चीजें रिसाइकल नहीं हो रही जो हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर का हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये सब क्या हैं, इनको हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइज राना गिविंग योर रीजन। राना को समर के लिए अपने शर्ट खरीदनी है तो किस टाइप की शर्ट ले, कॉटन की शर्ट ले या सिंथेटिक मटेरियल की। In summers, excessive sweat come out from the body due to hot weather. Summers में क्या होता है, बहुत पसीना आता है, इतनी गर्म मौसम होता है, तो अब हमें क्या करना है, पसीना आ रहा है तो अगर हम कॉटन की शर्ट पहनेंगे तो क्या होगा, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड कैन एब्जॉर्ब मोर स्वेट देन सिंथेटिक फाइबर।
आपने एक एक्टिविटी में करके देखा था कि कॉटन के उसको कपड़े के टुकड़े को या सिंथेटिक फाइबर के टुकड़े को जब आप वाटर में डिप करेंगे तो कॉटन का कपड़ा ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंथेटिक फाइबर नहीं करता है। तो अभी जब स्वेटिंग बहुत हो रही है तो कॉटन क्या है, ज्यादा पसीना जो है आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, वो बेटर है। तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ऑल्सो evaporation of the sweat creates a cooling effect and keeps our body cool। और जो ये इसने स्वेट एब्जॉर्ब किया है कॉटन ने, अब इसमें बाहर जब हवा लगेगी तो ये कूल भी होगा, ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा, ये सारा पानी, ये अब सारा आपका स्वेट। तो जब इस तरीके की जब वो होती है, स्वेटिंग का इवेपोरेशन होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, उससे आपको बॉडी ठंडी रहती है, आपकी शर्ट भी ठंडक देती है आपको। ओके, सो आई वुड सजेस्ट राना बाय ए कॉटन शर्ट फॉर समर। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे राणा को, कि आप अगर समर के लिए शर्ट खरीद रहे हैं तो कॉटन की शर्ट खरीदिए। ओके, जो ये कूलिंग इफेक्ट है आपने जो पहले भी पढ़ा था, क्या था कि मटके का पानी क्यों ठंडा हो रहा है, वो भी इवेपोरेशन उसमें हो रहा है और वो पानी उसके थ्रू ठंडा हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करेसिव इन नेचर। प्लास्टिक जो है नॉन करेसिव है नेचर में, इसके लिए कोई एग्जांपल देना है। क्या है, प्लास्टिक्स आर नॉन करेसिव इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर और इवन विथ हार्ड केमिकल्स ऑल्सो। प्लास्टिक जो है नॉन करेसिव है, नेचर में पड़ी रहेंगी, उनमें कोई कोरोजन नहीं होगा, वो खराब नहीं होंगी जल्दी। ओके, जो है सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको उसमें खराब होने में, नेचर के अंदर उसको डिकम्पोज होने में। क्यों? क्योंकि वो एयर, वाटर, इवन हार्ड केमिकल्स के भी साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जो केमिकल्स हैं, इवन जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, कहीं कोई जो है टॉयलेट क्लीनर आ रहा है या आपके जो इस तरीके के लिक्विड डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, सब प्लास्टिक के उसमें आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ में रिएक्ट नहीं करती है प्लास्टिक। अब क्या एग्जाम्पल है जो आप बताएंगे कि नॉन करेसिव है? If we put plastic and iron in a moist environment for a few days, we will find that iron gets rusted, but plastic do not। अगर आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा और एक लोहे का टुकड़ा किसी मॉइस्ट इन्वायरमेंट में कुछ दिन के लिए रख देंगे तो आप क्या देखेंगे कि आयरन के टुकड़े पे तो करोजन आपको दिख जाएगा, ओके, ब्राउनिश लेयर चढ़ जाएगी, बट प्लास्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इससे हमें पता चलता है कि प्लास्टिक क्या है, नॉन करेसिव है नेचर में। Should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer। जो आप डेली सुबह ब्रश करते हैं उसका हैंडल और ब्रिसल्स, आप अगर उसको वॉच करें तो हैंडल क्या है, हार्ड है, जिससे आप उसको पकड़ पा रहे हैं, ग्रिप बना पा रहे हैं, और ब्रिसल्स उसके क्या हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो क्या वो दोनों सेम मटेरियल के बनाए जाने चाहिए या नहीं? No, the handle and bristle of the toothbrush should be made of a different material। दोनों को अलग अलग मटेरियल से बनाना पड़ेगा, हमें एक ही मटेरियल से नहीं बना सकते। क्यों? The handle needs to be hard and strong for a firm grip, so it should be made of hard plastic। क्या है, आपको ब्रश का हैंडल ऐसा चाहिए जो हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग इनफ हो, जिससे आप उसको अच्छे से पकड़ सकें, ग्रिप बना सकें और अपने माउथ के चारों ओर उसको ले जा सकें ब्रश करने के लिए। सो ये किससे बना होना चाहिए, हार्ड प्लास्टिक से। Bristles need to be soft for better cleaning of teeth and gums, so it should be made of nylon। अब जो ब्रिसल्स हैं उसके, जो हम अपने ब्रश में ब्रश करने के लिए यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर पेस्ट लगा के, तो क्या है, ब्रिसल्स हमको सॉफ्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम अपने टीथ और गम्स को क्लीन कर रहे हैं। अगर वो हार्ड होंगे तो आपके टीथ और गम्स को हार्म कर सकते हैं, सॉफ्ट होंगे तो अच्छी क्लीनिंग करेंगे। ओके, तो ये किसके बने होने चाहिए, ये नायलॉन के बने होने चाहिए, और नायलॉन के ही होते हैं। आपके ब्रिसल्स जो हैं वो नायलॉन के होते हैं, और जो इसके हैंडल होता है टूथब्रश का वो हार्ड प्लास्टिक का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। देखिए, प्लास्टिक इतनी अच्छी है, इतने सारे उसमें क्वालिटीज हैं, उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। तो क्यों ऐसा है? We should avoid plastic as far as possible because of the following reasons।
डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। आप जो प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, तो वो जल्दी नहीं हो पाती है और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी प्लास्टिक आप यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद जब उसका यूज खत्म हो गया तब उसको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करना जो है हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या हो रहा है कि नेचर में अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो डिग्रेड नहीं होती, जैसी है वैसी बनी होती, सालों लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। Waste plastics pollute our environment in all the forms like land, water and air। जो वेस्ट प्लास्टिक है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत पोल्यूट करती है। वो इन्वायरमेंट के तीनों मोड को, लैंड को, वाटर को, एयर को, हर चीज को पोल्यूट करती है। प्लास्टिक्स swallowed by animals becomes the reason for their death। आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं कि एनिमल्स हैं, गाय हैं, ये क्या होती हैं कि प्लास्टिक के अंदर में कुछ अगर खाना रखा हुआ है या कुछ है तो वो प्लास्टिक के साथ उसको खा जाती है। फिर यही प्लास्टिक उनके डेथ का रीजन बनता है, उनके पेट में जा करके, और उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचा देता है और वो एनिमल्स क्या हैं, डेथ कर जाते हैं। तो हमें प्लास्टिक को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। जब अब यूज करना है तो उनको रीयूज, रिसाइकिल इस टाइप का ही हमको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ फ्रेजेस हैं, उनको कॉलम बी से मैच करना है। पहला क्या है, पॉलिस्टर किससे मैच होगा? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजली, पॉलिस्टर में रिंकल नहीं पड़ते हैं। टेफ्लॉन किससे मैच होगा? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये नॉन स्टिक कुकवेयर के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है जिससे कि वो आपके जो भी उसमें आइटम बनाते हैं वो स्टिक नहीं होते हैं, चिपकते नहीं है। रेयन क्या है? रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प की हेल्प से रेयन बनाया जा रहा है। ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। नायलॉन क्या है? नायलॉन किससे मैच होगा? यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। पैराशूट हैं, स्टॉकिंग्स हैं, आपके जो मोजे हैं वो सब नायलॉन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कमेंट। जो हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं इससे हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ कमेंट करना है आपको कि ऐसा जो स्टेटमेंट है वो सही है। Synthetic fibers are made from petrochemicals or other chemical substances, while on other hand, natural fibers are made from plants and animals। सिंथेटिक फाइबर हमारा किससे बनता है? ज्यादातर पेट्रोकेमिकल से बनता है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक फाइबर और केमिकल से भी बनते हैं, ठीक है। और नेचुरल फाइबर्स हम किससे पा रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। तो अगर हम प्लांट से नेचुरल फाइबर ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर डू नॉट रिक्वायर द कटिंग ऑफ प्लांट्स। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमें प्लांट्स काटने की जरूरत नहीं है। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, प्लांट काटने की जरूरत नहीं है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स को या फॉरेस्ट को कंजर्व भी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर बना के। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी करके शो करना है जिसमें आपको बताना है कि थर्मोप्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। फिगर भी हमने आपकी ही बुक के चैप्टर नंबर 14 से, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड वो चैप्टर है, अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे, वहीं से ये फिगर उठाया है। वहां पर ये इस टाइप की एक्टिविटी दी भी हुई है, तो उसको समझ लेते हैं ताकि अब जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले क्या हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसके लिए एक सेल लिया है, एक बल्ब लिया है, एक टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं वो लिया है, और कुछ वायर की हेल्प से सर्किट बनाया है। कैसे सर्किट बनाया है? एक सर्किट में हमने इसके मेटल पार्ट्स पे वायर को कनेक्ट किया है और दूसरे सर्किट में हमने इसके प्लास्टिक वाले पार्ट पे वायर को कनेक्ट किया है। ओके। जब इस तरीके के एक्टिवेट करेंगे तब क्या होगा देखिए, इन दिस एक्टिविटी वी विल मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग a cell, bulb, wire and a tester। When we complete this circuit using the metal part of the tester, जो पहली वाली हमारी फिगर है,
मेटल पार्ट को लेकर के अगर हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तब क्या होगा, वी विल फाइंड दैट आवर बल्ब विल ग्लो। ओके, जब आप इस तरीके का सर्किट बनाएंगे तब क्या होगा, मेटल पार्ट पे आपने वायर कनेक्ट किए हैं, सेल के थ्रू करंट जो है मेटल में जाएगी, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है, तो करंट पास होगी और बल्ब तक पहुंचेगी, बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा। बट when we use the plastic part of the tester to complete the circuit, we will see that bulb is not glowing। अब जब इसी में हम क्या करेंगे, इस वायर को हम प्लास्टिक पार्ट से दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है, और ये प्लास्टिक जो आपकी होती है, ये कौन सी प्लास्टिक होती है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसकी होती है। ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। जब आप इसको सेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। As the plastic part of a tester is made of thermoplastic, it shows that thermoplastic is a poor conductor। तो ये जो हमारा प्लास्टिक पार्ट है ये थर्मोप्लास्टिक का बना हुआ है, और ये क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा क्या है, ये एक पुअर कंडक्टर है। ओके, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमने कीवर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।